हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि हम सभी ये केबीसी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है आपका एपिसोड नंबर 26। इस एपिसोड नंबर 26 में जब आप देखोगे कि बहुत सारे आपको सवाल ऐसे मिलेंगे जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और जिनके आगे आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो उन सभी को कंटिन्यू करेंगे। सेशन सही लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और बड़े लोगों का सम्मान करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और सारे क्वेश्चन देखिए कुछ ना कुछ रिलेवेंट है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति प्रक्रिया वाला भोजन है। अति प्रक्रिया इन सेंस इसको बोलते हैं आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड बोलते हैं। आजकल बहुत सारे खानों में आप देखोगे कि ऐसे भोजन मिल रहे हैं जिसमें आपको इतने रिफाइन कर दिए गए हैं, इतने रिफाइन कर दिए गए हैं कि आप देखोगे कि उसमें आपकी पौष्टिकता कम है लेकिन कैलोरी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जो लोग जिम जाते हैं वो उनको पता होगा कि वो यूज़ करते हैं ये प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पावर कम होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लेकिन यहाँ पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड। और इसी के बारे में एक स्टडी ने बताया है कि इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड के कारण आने वाले जनरेशन को 50% तक जो बीमारियों की संभावना है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल इसके ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? पॉपकॉर्न, मूंग दाल, रोटी और चिप्स। प्रोसेस फूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को और अच्छा बनाना, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, मेन कंटेंट है, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो हो गया प्रोसेस। और एक हो गया अल्ट्रा प्रोसेस कि इतना उसको रिफाइन कर दिया कि उसकी सारी पौष्टिकता खत्म कर दी और साथ सिर्फ उसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना। आपके ऑप्शन क्या थे? पॉपकॉर्न, मूंग दाल, रोटी और चिप्स। जवाब कमेंट सेक्शन में देते चलेंगे और सेशन को शेयर करते जाएंगे। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका इसमें आपका सही जवाब आ जाता है चिप्स। चिप्स को देखो तो बोलता है कि जो अच्छा, यहाँ पर बाकी ऑप्शन को भी देखते चलेंगे। पॉपकॉर्न क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपकॉर्न में जो आपकी कॉर्न वगैरह की जो गुणवत्ता है वो बनी हुई है, उसको और स्वादिष्ट बनाते हैं, सॉल्टी बनाते हैं, लेकिन उसकी कैलोरी से, उसकी पौष्टिकता से छेड़छाड़ नहीं करते। सेम ऐसा ही आपको मूंग दाल में मिलेगा। रोटी तो बहुत हद तक सही है, उसमें तो कोई प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं है। चिप्स ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप देखोगे कि उसमें आपको इस तरह की चीज़ें अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है, इसलिए देखोगे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रांस फैट, फिर आपकी कैलोरीज बर्न, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस, जिसके कारण बोलता है कि आने वाले जनरेशन को मोटापा से लेकर के कैंसर तक की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। अभी भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा कम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान, इसको क्यों लिया है? तो इसको मैं बता दूं कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि भारत ने 2024 में अपने जो कुल टीबी के केसेस हैं उसको 21% तक कम कर लिया। और सोच लो कि पिछले 10 साल में भारत ने 10 ईयर में भारत ने अपने जो टीबी के केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस, उसको 21% तक कम किया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय है और इसको बाकी देशों को भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, टीबी मुक्त भारत अभियान। तो सवाल ये है कि टीबी मुक्त भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? इससे पहले भी देखोगे तो भारत सरकार ने बहुत सारे टीबी के लिए अभियान चलाए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपके ऑप्शन है 1962, 2018, 2022, 2024। इसका सही जवाब देखोगे दोस्तों तो इसका सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा 2024। ठीक है, 2024 से पहले देखोगे तो यहाँ पर और भी प्रोग्राम है। सबसे पहले जो टीबी का प्रोग्राम आया था, ये भी याद रखोगे, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस क्योर प्रोग्राम जो था, सबसे पहला प्रोग्राम 1962 के समय में आया है। और लेटेस्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका 2024 का, जिसकी हम लोग बात करें, टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो याद रखोगे क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताते चलो कि भारत सरकार का लक्ष्य टीबी को कब तक खत्म करने का है।
किस वर्ष तक भारत सरकार ये प्रयास में है कि भारत से टीबी पूरी तरह से खत्म हो जाए? पहले ये टारगेट 2025 का था जो कि अचीव नहीं हो पाया है, तो अभी भारत सरकार ने इसको रिवाइज करके कितना किया है? और साथ ही साथ ये भी बताओगे कि WHO का टारगेट क्या है, कि WHO कब तक चाह रहा है कि दुनिया से ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो जाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अभी देख ही रहे हो ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा कुहासा है, बहुत ज़्यादा आपको धुंध भी देखने को मिल रही है। इसके कारण सड़क दुर्घटना से लेकर के ट्रेन लेट, बहुत सारे जो यातायात हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। सिर्फ यातायात पे ही नहीं, आपके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, खासतौर पे जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा। तो अभी दिल्ली में बहुत सारे नियम कानून लागू हो गए। सिर्फ दिल्ली ही छोड़ो, आपके बिहार में भी बहुत सारे शहरों की जो हवा की स्थिति है, वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। तो आपको बताना है कि जो वायु गुणवत्ता इंडेक्स है, जो वायु गुणवत्ता मापी जाती है, उसमें से इनमें से कौन कौन से, किसको किसको पार्टिकुलेंट मैटर बोलते हैं, कौन कौन से इसके पार्टिकल्स को मापा नहीं जाता, हिस्सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से वायु गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है, किसको किसको हम मापते नहीं है। PM10 पार्टिकुलेंट मैटर, PM इन सेंस पार्टिकुलेंट मैटर की बात हो रहा है, पार्टिकुलेंट मैटर, ठीक है। तो पार्टिकुलेंट मैटर 10, पार्टिकुलेंट मैटर 2.5, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर पीबी इंजन जानते हो ना आप, पीबी इंसेंस लेड, शीशा। तो इसमें से किसकी बात नहीं करते हम, किसको काउंट नहीं करते हैं जब हम वायु की गुणवत्ता को मापते हैं? चलो, आपका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा देखो किसको किसको मापते हैं, एक नज़र वो भी देख लो। PM10 तो होगा, PM2.5 सबसे ज़्यादा चर्चा देखोगे तो इन्हीं दोनों की होती है। उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये जहाँ वाहन वाहन ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा, खासतौर पर दिल्ली वगैरह में देखो तो वहाँ पर लेड जो है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कौन कौन होता है, तो एक नज़र देख लो। इसके अलावा होता है NH3, NH3 जानते हैं, अमोनिया। उसके अलावा NO2 नाइट्रॉक्स, ठीक है, SO3 सल्फेट या और SO2 भी काउंट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को। इसके अलावा एक और जो हमारा गैस है उसको बोलते हैं O3, ओजोन, तो इसको भी काउंट किया जाता है। लेकिन याद रखोगे, अच्छा इस कार्बन मोनोऑक्साइड को भी काउंट करते हैं, CO को भी काउंट करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, बहुत ज़्यादा गलती करवा सकता है आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई। अब आपको बता दूं कि भगत सिंह जो है, भारत सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जो भगत सिंह का जो भवन था, हालांकि वो पाकिस्तान वाले एरिया में, तो भारत में जिस एरिया में उनकी जो भी संपत्ति होगी उसको राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जाएगा और उसको एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको पता होगा कि भगत सिंह, उनके चाचा, उनके पिताजी सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। साथ ही साथ एक और आपको मैं काम दे रहा हूँ, टास्क, आपको ये बताना भगत सिंह के एक चाचा थे जिनको जो है देश निकाला का सजा मिला था और वो लगभग 1929 से लेकर के 28 से लेकर के 1946 तक जो है जेल में बंद थे। सोच लो, इन चीज़ों के बारे में हमें शायद उतनी जानकारी भी नहीं रहती है, क्योंकि पहले की जो गवर्नमेंट रही है उनका ये फोकस रहा है कि ज़्यादातर वो गांधी, नेहरू और यही लोग के बारे में बात करते थे। फिलहाल भगत सिंह बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बेवजह है, बहुत सारे लेटेस्ट बुक भी है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल भगत सिंह की पुस्तक आपके ऑप्शन है विद्यार्थी और राजनीति, दूसरा मैं नास्तिक क्यों हूँ, तीसरा बंदी जीवन, और चौथा भारतीय क्रांति के उद्देश्य या भारतीय क्रांति के जनक, ठीक है, या आदर्श भी बोल सकते हो। विद्यार्थी और राजनीति, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बंदी जीवन और भारतीय राजनीति के आदर्श। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके सटीक रूप से इसमें आएंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो समय समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपका ए नहीं, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। देखो, विद्यार्थी और राजनीति उनकी पुस्तक है, याद रखोगे ये चीज़ें, विद्यार्थी और राजनीति ये भगत सिंह की पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस क्वेश्चन को आता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये
बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये लाला लाजपत राय को बहुत एडमायर करते थे, याद रखोगे। बंदी जीवन नहीं है और भारतीय क्रांति के आदर्श इनकी पुस्तक है। इसके अलावा देखोगे तो पंजाब में भाषा की समस्या जो है वो भी एक इनकी है। अछूत समस्या भी इनकी एक पुस्तक है। तो इन सबको भी ध्यान रखोगे। अच्छा, बंदी जीवन किनका है तो याद रखोगे, ये भी पूछा जाता है। ये है आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये सारे पुस्तक आप ध्यान से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, हाँ, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अभी आपको मैं बता दूं कि तो एक वर्ल्ड में ना पर्यावरण बचाने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के समय से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नष्ट भी किया है। तो चाइना ने अभी क्या किया, चाइना के पास हमने कल बात की थी कि 2 डिजर्ट है। एक कौन सा है, एक है उसका गोबी, और दूसरा बताओ टकला मकान। टकला मकान। तो टकला मकान में उसने क्या किया कि लगभग 6 करोड़ पेड़ हर साल लगाए। और आज के टाइम में स्थिति ये है कि वो जो टकला मकान का 40% एरिया जो पहले रेगिस्तान था उसको उसने एक घने जंगल के रूप में बदल दिया है। तो हम भी इन्हीं चीज़ से प्रभावित होकर के अपने जो अरावली वाला क्षेत्र है, जो लगातार जहाँ से जंगल कम होते जा रहे हैं, और उसके कारण ही वहाँ पर देखोगे कि जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर, उसमें भी कमी आ रही है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में लगभग 26 से लेकर के 60 एकड़ जो भूमि है, 60 एकड़ जो भूमि है उस पर हम लोग, टारगेट ये है कि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस वर्ष शुरू हुआ है, 2025, 2024, 2023 और 2020। चलिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाओगे और सेशन को शेयर जरूर करते जाओगे। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका 2025, जून 2025। ये समय याद रखोगे, 2025 वो समय है जब भारत ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इसी वर्ष देखोगे ये भी डिसाइड किया है कि जो अरावली रेंज है उसमें किसी भी तरह की माइनिंग का काम नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी खनन कार्य नहीं किया जाएगा। अरावली की अवस्थिति आपको पता है, दिल्ली से लेकर के ये गुजरात तक जाती है। तो हरियाणा वाले एरिया में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हिंट वाला क्वेश्चन हमेशा से रहा है तो आज भी है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो, एक हिंट ये दे रहा है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, इससे पहले भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह थे, जो मैं कई बार करवा भी चुका हूँ। अच्छा, इसकी अवस्थिति बता रहा है कि ये जो 13वां बंदरगाह है ये कहाँ है, तो बोलता है कि महाराष्ट्र का एक एरिया है जिसको बोलते हैं पालघर। पालघर एरिया में है, और ये भारत का पहला ऑफ शोर अपतटीय, मतलब भारत का ऑफ शोर में, ऑफ शोर मीडियम में सबसे गहरा बंदरगाह है, और सबसे पहला है जो ऑफ शोर पे बसाया गया है या बनाया गया है। इसको बनाया किसने, तो ये भी मैं बता दूं, इसको बनाया जेएनपीटी ने। जेएनपीटी खुद एक बंदरगाह है, जवाहरलाल नवाया सेवा, ठीक है, जो मुंबई में है। तो उसके पास कंटेनर लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, अपने कंटेनर लोड को कम करने के लिए इसको बनाया है, और इसमें सरकार की भी भागीदारी है। 74% स्टेक जो है हिस्सेदारी वो जेएनपीटी की ही है। तो आपको बताना कि ये कौन सा है। इसके साथ ही आपको ये भी पता हो गया कि भारत में वर्तमान में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। आपके ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, बधवन बंदरगाह और बिजवन बंदरगाह। तो बजिंजम भी बोलते हैं इसको, बजिंजम, बजिंगम, बजिंगम या बजिंजम भी बोलते हैं। और ये है आपका बधवन, बधवन बंदरगाह। तो बधवन या बधावन भी बोलते हैं इसको। तो आपको बताना है कि चेन्नई, कांडला, बधावन और बजिंजम, इन चारों में से कौन सा वो 13वां बंदरगाह है जो महाराष्ट्र के पालघर में है और भारत का पहला अपतटीय मेगा पोर्ट है। चलिए, समय समाप्त हुआ। आपका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बधवन वाला जो है, ये आपको याद रखना है। इसको खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये भारत का पहला फर्स्ट ऑफ शोर है। ठीक है, और इसके कारण, और
फर्स्ट ऑफ शोर पे गहरा है, इसके कारण क्या होगा कि जो भारत अभी तक मेन अपनी जो कंटेनर है, मैंने पहले भी बताया है कि अभी तक क्या है, भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन जो भी बड़े जहाज आते हैं वो क्या करता है, पहले उसको कोलंबो रोकता है, कोलंबो से उस बड़े जहाज को छोटे छोटे जहाज पे अपने सामान को उतारता है और उसके बाद जहाँ ले जाना है ले जाता है, क्योंकि हमारे पास बड़े जहाज को डॉक करने के लिए उतनी बड़ी जगह है नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को का जो नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास का नतीजा है ये मधुबन पोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, विजंगम वाला। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी आजकल सब अडानी अडानी हो रहा है, तो आपको पता होगा कि ये अडानी ने बनाया है, अडानी बना रहा है ये, और कहाँ बना रहा है तो ये भी याद रखोगे, ये केरल में बन रहा है विजंगम वाला। तो ये पूछ सकता है कि बताओ भारत का पहला जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला गहरा बंदरगाह है विजंगम। लेकिन अगर पूछे पहला अपतटीय ऑफ शोर में कौन है, तो वो है आपका बर्दवान। ये प्राइवेट होगा, याद रखना, इसको बोलते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बोट। तो ये बनाएगी भी अडानी, ऑपरेट भी अडानी करेगी, और एक निश्चित समय के बाद भारत सरकार को ट्रांसफ़र करेगी, या करेगी कि नहीं करेगी, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। ठीक है। चेन्नई के बारे में याद रखोगे कि ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, पहला कृत्रिम। कांडला आपको पता है कि ये कौन सा है, ज्वारीय बंदरगाह है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। चलो कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चाहोगे कि भारत का सबसे गहरा वाला कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये बताओगे। उसके साथ साथ ये बताओगे कि कौन सा बंदरगाह है जिसको डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, डायमंड हार्बर, डायमंड बंदरगाह। चलो ये दोनों के दोनों आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, सेशन को शेयर करते जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी अभी ये ना पूछे, लेकिन 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसका ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मनरेगा जो है, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा जो था आपका, उसका उस एमजी नरेगा का जो एक्ट था 2005 का, उसको सरकार चेंज करना चाह रही है और उसके जगह पे ला रही है विकसित भारत। ठीक है। इस विकसित भारत वाले में है क्या दोस्तों, तो एक बार उसको समझोगे कि सरकार जो 2005 का एक्ट था, नरेगा का एक्ट जो है ना, ये पहले 2005 में आया था, जिसको पहले नरेगा नाम दिया गया था, फिर 2008-9 में इसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। अभी सरकार ये प्रपोज कर रही है कि वो एक बिल लेके आए जिसको बोलते हैं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन। ठीक है, कुछ इस तरह से वो नाम ला रही है। अभी ये लोकसभा में आ चुका है, लोकसभा में सरकार ने इसको पेश किया है। अगर ये पास हो जाता है तो संभवतः ये आपको 10-15 दिन के अंदर में भी आपको देखने को मिल जाएगा शीतकालीन सत्र में, नहीं तो फिर बजट सत्र तक सरकार पास करा लेगी, तो अगले साल के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दोनों में अंतर देखोगे कि मनरेगा में और उसमें क्या अंतर है। पहले तो इस क्वेश्चन को ही कर लो, मनरेगा का ही उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम बात कर लेंगे। मनरेगा का उद्देश्य क्या था, कितने दिन का रोजगार देगा, तो बोलता है 100 दिन का रोजगार एक साल में। दूसरा ऑप्शन है 125 दिन का रोजगार एक साल में। तीसरा ऑप्शन है 100 दिन का रोजगार 5 सालों के अंदर। और चौथा ऑप्शन है कि फ्री आयुष्मान कार्ड बनाएगा। मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो मेन उद्देश्य बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाओगे और सेशन को लाइक शेयर करते चलोगे। सही जवाब है दोस्तों आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो ये बोलता है कि 100 दिनों तक 100 डेज आपको 100 वर्क डे का लीव आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, 100 दिनों की गारंटी देता है सरकार। अच्छा, इन 100 दिनों में कैसे काम करवाएंगे, तो ये भी चीज़ याद रखोगी, खासतौर पे जो बीपीएससी या बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, कि इसमें क्या है, अनस्किल्ड वर्क मिलेगा, याद रखना। हालांकि अब सरकार स्किल्ड वर्क पे भी फोकस कर रही है, मूर्तियाँ बनवा रही है और भी चीज़ें बुनाई कढ़ाई करा रही है, लेकिन जो एक्ट था उसमें यही था, अनस्किल्ड वर्क। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्किल्ड वर्क ही मिले, आपको नदियों की सफाई का काम दिया जा सकता है, ठीक है, मिट्टी कोड़ने का काम दिया जा सकता है, ये सारा कुछ था। आयुष्मान भारत तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसके बारे में याद रखना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनरेगा और जो आने वाला जो आपका प्रपोज जो है
विकसित भारत, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, मनरेगा वाले में क्या दिक्कत है? मनरेगा वाले में अभी तक है 100, कि कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। विकसित भारत वाले में सरकार बोलती है 125 दिन देंगे हम, ठीक है, कम से कम। अच्छा, इसके साथ देखो, बोलता है कि यहाँ पे अभी मनरेगा वाले में क्या है, 100% पैसा जो है ना, ये केंद्र सरकार देती है, ये समझोगे? सरकार इसीलिए इसको चेंज करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ जो भी फंडिंग आती है ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ बोलती है नहीं, अभी तक बहुत ऐश मौज कर लियो, काम तुम्हारे यहाँ होगा तो करना भी तुम्ही को होगा। तो राज्यों का इसमें क्या योगदान होगा? 40% बोल दिए सरकार कि 40% अब राज्य देंगे और 60% केंद्र सरकार देगी। अच्छा, जो स्पेशल राज्य है, जो विशेष राज्य है, उसमें ये रेशियो क्या हो जाता है? 90:10 हो जाता है। याद रखोगे कि जो विशेष राज्य है, जैसे हिमाचल हो गया और बाकी राज्य हो गया, तो उसमें ये रेशियो 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें ये फंडिंग 100% केंद्र सरकार की हो जाएगी। तो अभी मनरेगा में क्या है, टोटल फंडिंग केंद्र सरकार की है। वो चाह रही है अपनी खर्च को कम करना, इसलिए वो उसने विकसित भारत को लाया है। इसके अलावा और क्या है कि बोल रहा है कि अभी देखो, अगर इसमें 100 दिन का काम नहीं मिलता है, तब भी सरकार को उसको 100 दिन का पैसा पे करना है। अगर वो नहीं करेगा तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, केस कर सकता है सरकार के खिलाफ कि हम मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी हैं, लेकिन हमें 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया 1 साल में। तो सरकार बोला कि देखो, हर बार ये काम पॉसिबल नहीं है। अगर हमने बहुत अच्छे से काम कराया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर साल आपको 100 दिन का रोजगार दें। तो विकसित भारत में ये भी चीज़ है कि 125 दिन तक तो बात की गई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर मतलब सरकार चाहे और सरकार की बजट की प्रॉब्लम है, सरकार को पैसे की दिक्कत है, तंगी है, या जैसे कोरोना काल आ गया तो हमको पैसे उधर ज़्यादा खर्च करने हैं, तो सरकार उन परिस्थिति में इन दिनों की संख्या घटा भी सकती है, ठीक है। अभी क्या है इस वाले में, डिमांड फॉर वर्क था, कि मतलब राज्य बताते थे कि हमारे यहाँ इतना इतना काम है, तो उस हिसाब से आप मनरेगा दीजिए, ठीक है। अभी इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, विकसित भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हमको किस राज्य को कितना पैसा देना है। तो इन चीज़ों को समझोगे, और ये बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि मनरेगा में क्या था, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार है, विकसित भारत में 125 दिन का है, 125 दिन तक है। इसमें मजदूरी जो है हर राज्य का अलग अलग है, इस वाले में आपका वो अलग अलग ही रहेगा। अभी तक जो मनरेगा है उसमें 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने पे आप सरकार के पे केस कर सकते हो, आप उस पैसे के हकदार हो, लेकिन विकसित भारत वाले में आप उसके हकदार नहीं रहोगे। यहाँ पे आपके मनरेगा वाले में राज्य सरकार बताती है कि हमको कितना काम करवाना है, उस हिसाब से फंडिंग चाहिए, जबकि विकसित भारत में क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बरसात के समय में मनरेगा का काम लगभग रुक जाता है, सीजनल ब्रेक लग जाती है, और यहाँ पर वो ब्रेक जो है ना लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ ये ब्रेक कट के कितना दिन तक रहेगा, 60 दिन तक ही होगा, कि ताकि खेती का काम या खेती के लिए मजदूर मिल सके, ठीक है। इसमें क्या था, मनरेगा में जो पैसे हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर आ जाने चाहिए, मतलब जिस दिन जिसने काम किया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसका पैसा मिल जाना चाहिए। और इसमें बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, वो रियल टाइम में भी मिल सकता है, यानी कोशिश ये रहेगी कि उसको इन हैंड, मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाए। तो ये अंतर आने वाला है मनरेगा और विकसित भारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? आपको पता है कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, खासतौर पे जो वनडे वाले एग्जाम है। तो वनडे वाले एग्जाम में आपको याद रखोगे कि भारत में जो सबसे बड़ी कंपनियां होती है उसको बोलते हैं महारत्न। इनके पास 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका टर्नओवर होता है, लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा का इनका मतलब अपना एक कैप्टिव इनकम होता है। इनको कहीं भी दूसरे देश में इन्वेस्ट करने से पहले सरकार की परमिशन नहीं चाहिए, इसीलिए ये महारत्न है, ठीक है। अभी तक भारत की बात करें तो कितने महारत्न हैं? सबसे पहले 5 थे, फिर वो बढ़ के 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, और एट प्रेजेंट ये आपके 14 महारत्न कंपनी है, याद रखोगे।
भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। टाटा, कोल इंडिया लिमिटेड, एचएएल। एचएएल क्या है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो आपका जहाज बनाने का काम करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और एक गेल, गैस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो बताओ कि टाटा, कोल इंडिया, एचएएल और गेल इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे और शेयर जरूर करेंगे। चलो, आपके आंसर है दोस्तों इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका TA टाटा। अब बोलोगे सर टाटा क्यों? क्योंकि टाटा तो हमारे यहाँ ऐसी कंपनी है जो ट्रस्ट का दूसरा नाम है। और टाटा की अगर संपत्ति की बात करें तो मतलब नमक से लेके ये आपका रॉकेट तक के बिजनेस में है, तो फिर ये क्यों नहीं महारत्न कंपनी है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों, बाकी कंपनियों से इसका बिजनेस कम नहीं है। लेकिन याद रखना कि महारत्न कंपनी का जो दर्जा है वो सिर्फ PSU को मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, यानी जो भी आपकी सरकारी कंपनियां हैं या जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, सिर्फ उन्हीं कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिलता है। टाटा के पास बहुत संपत्ति है, बहुत काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बढ़िया अंपायर है, लेकिन टाटा क्या है? प्राइवेट ग्रुप है। तो याद रखोगे टाटा में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए टाटा महारत्न कंपनी नहीं है। इसके अलावा 14th कौन है ये याद रखोगे तो 14वां आपका है HAL। 13वां कौन सा था? तो 13वां बताओगे, एक है 13 जो था, 13 नंबर वाला वो था ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखो इंडियन ऑयल अलग है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो देखते हो जो पेट्रोल पंप वाला, ये IOC अलग है, OIC अलग है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये अभी 13वां बना है। 12वें नंबर पे था तुम्हारा REE, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला। और एक और जो इम्पोर्टेंट था वो पावर होल्डिंग वाला था, पावर होल्डिंग। ठीक है, ये याद रखोगे। चलो, नवरत्न वाले में कौन कौन है? तो नवरत्न में लेटेस्ट याद रखोगे, लेटेस्ट पूछ देगा। तो सबसे नया जो नवरत्न कंपनी बना है, नवरत्न, तो नवरत्न में सबसे नया जो बना है वो है आपका IRCTC, जो रेलवे की कैटरिंग और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ना, जहाँ से आप टिकट बुक करते हो, जहाँ से आप खाना बुक करते हो, तो ये IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है IRFC, ये दोनों के दोनों जो है भारत की सबसे नई नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न ये कौन सबसे नया है और उनकी संख्या, ये सारा याद रखोगे, आने वाले एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, खास तौर पे मिनी रत्न, ये महारत्न और नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से चौसा के युद्ध के बारे में कौन सा सही नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि ये इस युद्ध के बाद ही जो मुगल वंश है उसकी वास्तविक नींव पड़ी है, रियल, कि मतलब इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की वास्तविक नींव पड़ती है। बोल रहा है कि इस युद्ध में जो भारत में जो शाही शक्तियाँ थी, जो मेन पावर था, वो हार गया। तीसरा, शेर शाह जो है इस युद्ध को जीतता है। और चौथा है कि ये बक्सर के निकट या बक्सर के आसपास ही लड़ा गया था, यानी चौसा जो है बक्सर के आसपास है। चलो, कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाओगे कि चौसा के युद्ध के बारे में कौन सा सही नहीं है। इस युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव पड़ी, वास्तविक नींव। ऐसे तो बाबर ने किया था। हाँ, चलो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है ये थोड़ा देख लो तो आइडिया हो जाएगा। ये हुआ है 1539 में। ठीक है, कहीं कहीं पे 38 भी देता है, तो 38-39 के आसपास ही हुआ है। और इसका जगह है चौसा। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो इतना तो आइडिया लग गया। अब ये चौसा कहाँ है? तो है तो ये बिहार में ही। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलो आंसर को देखते हैं, और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर A। देखिए चौसा जो है ना, चौसा बक्सर के निकट है और बिल्कुल गंगा नदी के किनारे है। इसकी थोड़ी कहानी मैं बता दूं तो क्या हुआ था कि बाबर जब जीता, बाबर तो 4-5 सालों में मतलब मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो भारत में उसका वारिस बना। हालांकि और उसके बेटे थे, कामरान वगैरह थे, तो वो तो चले गए काबुल। तो यहाँ उसका शासक ये था, हुमायूं
बहुत अच्छा लीडर था। तो वो बंगाल आया, क्योंकि बंगाल में विद्रोह चल रहा था, उसको दबाते हुए वो वापस जा रहा था। और उसने सोचा कि जो बचे कुचे अफगान हैं, जिसको घाघरा के युद्ध में बाबर ने हराया, उनको कुचल दे। और यही वो मौका था जब शेर शाह ने इसका रास्ता रोका है और उसके बाद इसको हराया है। हारने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कि हारने का सबसे बड़ा रीज़न था मौसम की जानकारी। उसके बारे में थोड़ा समझना कि आप कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो, अगर आपको उस जगह की जानकारी नहीं होती, आप हार जाते हो। दोनों की सेनाएं खड़ी थी, मतलब हुमायूं की सेना लगभग बोलता है कि 4 लाख से भी ज़्यादा, और यहाँ शेर शाह की सेना लगभग 56,000 के आसपास। लेकिन शेर शाह ने क्या किया कि उस युद्ध को लड़ा ही नहीं। ठीक है, उसकी रोहतास या कैमूर वाले एरिया में जाओगे तो इधर पहाड़ी एरिया है, और ये पूरा प्लेन एरिया में थी हुमायूं की सेना। शेर शाह ने जानबूझ के 2 महीने इस युद्ध को टाला, ठीक है, ताकि बरसात आ जाए। और उसे पता था इस पूरे जगह के बारे में। जैसे ही बरसात आया, ये पूरा जो एरिया जिधर हुमायूं की सेना थी वो जलमग्न हो गया, वो डूबने लगा। और इस कारण से देखोगे कि उसकी सेना जो है तितर बितर हो गई, और उसको वो ईजिली हरा पाता। मेनली ये युद्ध हो ही नहीं पाया। ये तो फिर भागने लगे, और जैसे ही मौका मिला फिर इसने अपनी नौसेना से अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये मेन रीज़न रहा था। और इसी में देखोगे कि हुमायूं जो है ना, वो जान बचा के भागता है, और एक नाविक, एक भिश्ती जो है, उसको नाव से गंगा पार कराता है, जिसको बाद में वो अपना एक बहुत इनाम वगैरह भी देगा हुमायूं। इसके अगले साल भी बैटल होगा, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम, जो कन्नौज के आसपास होता है, और जिसमें फाइनली हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। तो याद रखोगे। चलो कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जब हुमायूं भारत छोड़ा तो वो कहाँ गया था। ठीक है, और दूसरा बताओगे कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी करंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल ना बहुत ज़्यादा वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है, बहुत ज़्यादा फट रहा है। तो जो ज्वालामुखियाँ फट रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है आपका हाईली गुब्बी। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी जो है ना, बहुत न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि देखो ये 12,000 साल बाद फटा है। ठीक है, 12,000 साल बाद फटा, एक तो रीज़न ये है। दूसरा, इसका धुआं इतना ज़्यादा है कि सोचो कि इसके धुएं के कारण भारत में, जबकि ये भारत में है भी नहीं, भारत में जो हवाई जहाज़ है उनकी उड़ानों पर असर पड़ा। कई 100 उड़ानें रद्द कर दी गई, कई उड़ानों के रास्ते डाइवर्ट किए गए। तो ये बताना है कि हाईली गुब्बी जो ज्वालामुखी है, ये किस देश में है या किस जगह पे है। हवाई, इथोपिया, जापान या सोलोमन आइलैंड। फिर से सुन लो, हवाई, इथोपिया, जापान और सोलोमन आइलैंड। इनमें से कौन सा वो देश है, कौन सी वो स्थान है जहाँ पर ये हाईली गुब्बी ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है इथोपिया। इथोपिया कौन से महादेश में दोस्तों? तो इथोपिया आपको देखने को मिल जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ये हिस्सा देखोगे, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में दिखता है इथोपिया। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भी याद रखोगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सिंह बोलते हैं। 4 देश हैं इसमें, चलो चारों के नाम बताओगे। अच्छा, हवाई में भी एक बहुत ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो उसका भी नाम याद रखोगे। जो मेन अभी आपके एग्जाम पर्पज से है तो याद रखते जाओगे। हवाई में कौन सा था? हवाई वाला जो ज्वालामुखी था उसका नाम था किलाउआ। किलाउआ, क्या नाम है? किलाउआ। किलाउआ इधर फटा था और इसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब मलबा फैल गया था। जापान में देखोगे तो जापान में तो बहुत ज़्यादा जी, फुजियामा है, फुकुशिमा है, तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेन अभी जो फटा है वो क्या है? उसका नाम है साकुरजीमा। साकुरजीमा और सवानी सेजिमा। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। साकुरजीमा बस याद रखो, ये हिमा बीमा जीमा जो भी है ना, ये जापान का ही है, तो इसको याद रखोगे। ठीक है, एक और जो बहुत फेमस जो अभी हुआ था उसका नाम था, जो संभवतः आपके एग्ज़ाम में आ भी जाए,
उसका नाम है हुंगा टोंगा। हुंगा टोंगा। हुंगा टोंगा किधर है? तो हुंगा टोंगा जो है ना, ये फटा 2022 में था, लेकिन एक सेकंड, ये 2022 में ही फटा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा ये चीज़ था ना कि इतना ज़्यादा ये भयानक फटा था कि इसके जो लपटे हैं, विस्फोट है, वो सीधे ओजोन परत तक गई थी। और ओजोन परत को इसने एक मतलब अलग लेवल पे इतना इतना यहाँ से वाटर वेपर जो है, इतना यहाँ से जलवाष्प निकला था। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो पता होगा सबसे पहले क्या निकलता है, जलवाष्प और धुआं निकलेगा, फिर वहाँ से उसका पूरा लावा निकलता है। तो इसका ज्वालामुखी का जो जलवाष्प है वो ओजोन परत तक गया था और उसको भी इसने डिस्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो याद रखोगे। एक और ज्वालामुखी था, अभी आई थिंक उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो समुद्र के अंदर फंसा था। हाँ, याद आ गया, उसका नाम था कवाची। कवाची। कवाची जो है, जो सोलोमन आइलैंड का था। ये क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ये समुद्र के अंदर फंसा था। ठीक है, और पहली बार ऐसा देखा गया कि जो शार्क मछली है, जो शार्क फिश है, वो इस ज्वालामुखी के अंदर या इसके लावे के अंदर डुबकी मार रही थी, मतलब वो मस्ती कर रही थी। तो याद रखो कि ये चारों का चारों, किलौआ, हवाई, हाउली गुब्बी, फुजियामा और कवाची और एक हुंगा टोंगा, ये सारा याद रखोगे। हुंगा टोंगा ओजोन परत तक पहुंच गया था, और फिर आपका किलौआ बहुत ज़्यादा ये वेस्ट मटेरियल आया था। फुजियामा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। कवाची समुद्र के अंदर फंसा था, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? अब ये क्यों फेमस, क्यों क्वेश्चन डाला है मैंने, तो सारे क्वेश्चन रिलेवेंट है। आपको मैं बता दूं कि यूएनओ की जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत को 2024 में भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है कि भारत में अब ट्रैकोमा बीमारी नहीं है। ट्रैकोमा क्या है? तो दोस्तों, ये आंखों की बीमारी है, और इससे क्या होता है ट्रैकोमा में, ये अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। किस कारण से होता है? तो जो हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, उसके कारण सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, हाइजीन मेंटेन नहीं होने के कारण क्या होता है कि, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप क्राउडेड एरिया में रहते हो, भीड़ भाड़ वाले में रहते हो, ठीक है, साफ पानी नहीं पीते हो, साफ सुथरा नहीं है, तो उसके कारण हो सकता है। सिम्टम्स क्या है कि आंखों में और आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। आंखें जो है वो, उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा आएगी और आंखों से लगातार पानी टपकता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आंखों का जो रंग है ना, वो थोड़ा लाल गुलाबी पे हो जाता है। हाँ, ये लाल गुलाबी काला, तो याद रखो, काला नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये लाल और गुलाबी चला जाता है। तो आपको बताना कि ये होता किसके कारण है। ठीक है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में देते चलोगे, कोशिश करो। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ये भी देखते चलेंगे। इस बैक्टीरिया का नाम जो है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इस बैक्टीरिया का नाम है चलमडिया ट्रैकोमिस। चलमडिया ट्रैकोमिस। ट्रैकोमिस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ट्रैकोमा है तो ट्रैकोमिस याद रखोगे। सीधा सीधा ये याद रखोगे कि ये बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुमसे ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ, हाल ही में भारत कौन सी बीमारी से भारत को फ्री घोषित किया गया है, यानी WHO ने या यूएनओ ने भारत को किस बीमारी से फ्री घोषित किया है? तो उसका याद रखोगे, ट्रैकोमा। किस चीज़ की बीमारी है? आंखों की बीमारी। बैक्टीरिया से होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले में रहने पे या फिर साफ सफाई न मेंटेन रखने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन को शेयर करते चलेंगे। हाँ, चूँकि बिहार में ना अभी बहुत ज़्यादा खेलों पे मतलब बहुत फोकस है। देखोगे जब से वो बी राजेंद्रन आए हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो। ठीक है, बी राजेंद्रन और एक जो उनके हेड है रजनीकांत जी, जो हिलसा के रहने वाले हैं, तो ये बहुत मेहनत की है इन दोनों ने।
और इसीलिए देखोगे अभी स्कूल गेम भी हुआ था मसाल, ये नाम याद रखोगे, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का गेम हुआ था, अंडर 14 अंडर 16, हाँ 16 वर्ष तक के बच्चों का मसाल। अभी उसके साथ साथ बिहार में ना जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं और कई इंटरनेशनल इवेंट भी हो चुके हैं। आपको पता है कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का है, तो ये आपका राजगीर में है, ठीक है। और इसके हेड का नाम याद रखोगे, बी राजेंद्रन, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बी राजेंद्रन। और इसके जो इंचार्ज हैं वो हैं रजनीकांत जी, आईएएस ऑफिसर हैं हिल्सा के। हिल्सा मतलब इनका घर है, हिल्सा के नहीं है। तो इन दोनों का नाम याद रखो, खासतौर पे बी राजेंद्रन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखोगे कि बिहार में कौन कौन सा गेम इवेंट नहीं हुआ। ये ऑप्शन है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, सेपक टाकरा या सेपक टेपरा भी बोलते हैं इसको, सेपक टेपरा वर्ल्ड कप, 12वां मेंस हॉकी एशिया कप या 38वां राष्ट्रीय खेल। इन चारों में से कौन सा खेल है जो बिहार में आयोजित नहीं हुआ है? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, सेपक टेपरा का विश्व कप, 12वां मेंस हॉकी एशिया कप और 38वां राष्ट्रीय खेल। चलो जल्दी से जवाब दोगे। बिहार के 2 खिलाड़ी का नाम बता रहा हूँ, चलो। आपका सही जवाब दोस्तों वो होगा, याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका मेन था। अच्छा, बिहार में कौन कौन से गेम इवेंट हुए हैं उसको देख लेंगे आंसर को। गेम इवेंट देखना, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम ये मई में हुआ है, बहुत मतलब सक्सेसफुल रहा था। इसका एक गेम जो है ना वो साइकिलिंग, याद रखोगे, साइकिलिंग और शूटिंग, ये हमारा बिहार में नहीं हुआ है। ये दोनों हमने दिल्ली में करवाए थे, बाकी जितने भी इवेंट थे वो बिहार के अलग अलग शहर, बेगूसराय, राजगीर, पाटलिपुत्रा, भागलपुर, इन सब मिला के 5 जगहों पे और गया में भी हुआ था, ठीक है। सेपक टेपरा वाला जो है ना ये विश्व कप ये 2025 में हुआ था। पटना में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्रा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना वहाँ पे हुआ था और ये हमने जीता भी है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे टॉप हुआ था महाराष्ट्र, ये भी याद रखोगे कि सबसे टॉप पे कौन था, महाराष्ट्र था। भारत ने कितना कितना जीता है ये हम एक पोस्ट में दे देंगे क्यूज में, तो थोड़ा उधर भी देख लेना। 12वां पुरुषों का हॉकी एशिया कप हुआ था, ये भी याद रखोगे। इससे जस्ट पहले पिछले साल 2024 में महिलाओं का एशिया कप हुआ था। और सोचो भारत की किस्मत ये कि दोनों के दोनों जो इवेंट जो राजगीर में हुए, सोचो दोनों के दोनों हमारा राजगीर वाला जो है वो भारत ने जीता। तो एक तरह से भारत जो है ना स्पोर्ट्स के लिए लकी रहा है इंटरनेशनल के लिए। और आने वाले टाइम में ऐसा हम सुनने में आ रहा है कि आईपीएल के भी मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ये 38 नेशनल गेम्स। 38वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ये अभी राजस्थान में होगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, 38वां राष्ट्रीय खेल ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हुआ है उत्तराखंड में, तो याद रखोगे। राष्ट्रीय खेल कहाँ हो गया, उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में हुआ है फरवरी के आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज एट विच सिटी, कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, इसकी स्थापना बता सकते हो। इसकी स्थापना हुई है 1919, बहुत प्राचीन संस्था है ये। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो पुरुषों की संख्या काफ़ी घट गई थी और मजदूर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जो और औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा मजदूरों पे अत्याचार भी हो रहा था, तो इस संगठन की स्थापना की गई थी, आईएलओ। ये डीए वगैरह जो देखते हो ना कि नौकरी में आने पे जो लोग नौकरी में उनको समझ में आएगा कि जो डीए बढ़ता है आपका, ये इसी भारत की जो आपका लेबर मिनिस्ट्री है उसी के सिफारिश पे बढ़ता है, वही रिव्यू करती है साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई। हालांकि करती तो पहले ही है, तो उसके आधार पे बढ़ता है। फिलहाल आपको बताना है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, यूएनओ की एक स्पेसिफिक बॉडी जो विशेष जो उसके अंग है, तो यूएनओ का संयुक्त राज्य के विशिष्ट वाले में ये भी एक है, आईएलओ।
याद रखोगे। आपके ऑप्शन है पेरिस, जनेवा, वाशिंगटन डीसी, लंदन। चलो जल्दी से बताओगे जवाब। सेशन को शेयर बहुत करना है दोस्तों, क्योंकि मेहनत काफ़ी लग जा रही है, और नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशा भी होती है, और चीज़ें निराशा में फिर और ख़राबी होती जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। बाकी लाइक वाइक तो आप लोग देख लेना, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो कमेंट में जवाब देते जाना है। इससे क्या होगा ना कि इससे अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है। आपका जो जवाब है दोस्तों वो है जनेवा। हमने पहले भी बोला था कि अगर 10 क्वेश्चन आए हेडक्वार्टर वाले, 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको एकदम से मीनिंग नहीं पता कि भाई हेडक्वार्टर कहाँ है, तो 10 में से 4 से 5 का तो आपका जनेवा ही होगा। जनेवा कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में, याद रखोगे। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, इसीलिए इसको। और दूसरा रीज़न जो है ना स्विट्जरलैंड रखने का, कि स्विट्जरलैंड जो है ना अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री बोलता है। न्यूट्रल बोलता है, हम किसी देश के कोई पक्षधर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के साइड में हैं या रूस के साइड में हैं। इसीलिए ज़्यादातर संगठनों का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, वो जनेवा में मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अभी दिसंबर में, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना अरब देशों की यात्रा पे हैं, ओमान गए हैं, यूएई गए हैं, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वो साइप्रस भी जाएंगे। साइप्रस, ये नाम याद रखोगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेगा। साइप्रस का क्या, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान में दुश्मनी है ना, तो कोई दुश्मन हमारा अगर हमको चिढ़ाना चाहेगा तो पाकिस्तान आएगा कि देखो जी हम पाकिस्तान आए, और वहाँ आके दिस डैट करेगा कि हाँ हम आपके सपोर्ट पे हैं, तो हमको मिर्ची लगेगी। सेम ऐसे ही साइप्रस क्या है, ये एक देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की, अभी देखोगे ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए थे ना, यही भेजा था, यही चुट्टा भेजा था। तो ये जो भेजा था, तो इसका दुश्मनी है साइप्रस से। तो अभी बदले में हम लोग भी जाएंगे साइप्रस, और साइप्रस को ढेर सारा इनाम इनाम दे के आएंगे, ढेर सारा उधार उधार दे के आएंगे कि हाँ जी तुम भी अपने आप को मजबूत करो। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही वाला काम करेंगे हम लोग। फिलहाल बताना है कि ये जो डेजर्ट साइक्लोन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कौन से देशों के बीच होगा? भारत तो है ही, भारत और कौन सी देश की जो सेना है वो मिलकर करेगी डेजर्ट साइक्लोन? श्रीलंका, मालदीव, यूएई, इराक। देखो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो ये क्या है, यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है, डेजर्ट रेगिस्तान एरिया है। तो श्रीलंका में तो रेगिस्तान है ही नहीं, मालदीव तो खुद द्वीपीय देश है, तो ये दोनों तो गया। बच गया इराक और यूएई। इराक हम उतना ज़्यादा तेल वेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना आना जाना नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यूएई। तो याद रखोगे इसको कि आपका सही जवाब क्या है, यूएई है। अभी हम यूएई जाएंगे, और यूएई में ही दिसंबर में देखोगे, दिसंबर के इसी मंथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसका संस्करण कौन सा होगा, मतलब एडिशन क्या पहले हुआ है? तो बोलता है हाँ, पहले एक बार हो चुका है। अभी इस बार हम लोग दूसरा ये होगा, दूसरा टाइम होगा, दूसरा एडिशन होगा जब हम लोग ये करेंगे। तो आंसर याद रखोगे यूएई, एक्सरसाइज याद रखोगे डेजर्ट साइक्लोन। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बीसवा बीसवा G20 समझते हो ना? G20 एक संगठन है जिसमें 19 देश है, 19 कंट्री है, और कौन है? 19 कंट्री के अलावा कौन है? तो एक पूरा ग्रुप ऑफ नेशन है जिसको बोलते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो 19+1 है जी। अच्छा अभी क्या है, अभी G20 में कितने मेंबर है? तो बोलता है नहीं, अगर 20 करके आओगे वो तो ठीक है, लेकिन अभी कितने मेंबर है? अभी तुम्हारे 19 देश तो हैं, लेकिन संगठन एक की जगह दो हो गया। ये भी भारत के ही देन है, क्योंकि 2 साल पहले जब 18वां एडिशन 18th एडिशन भारत में हुआ था न्यू दिल्ली में, तो हमने क्या किया, अफ्रीका वाले को बोला कि भाई तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को इसका मेंबर बनवा दिया। तो अफ्रीकन वाला बोला कि थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत इज्जत दी है। तो याद रखोगे, हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, और चीन जो है ना पैसे का धौंस दिखा के दुनिया को अपने अंदर करता है। यही अंतर है भारत में और बाकी देशों में।
फिलहाल सवाल पे रहते हैं कि 20वां जो G20 है ये कहाँ हुआ है। 19वां भी याद रखोगे, 18वां भी याद रखोगे। 18वां तो हमने बता दिया कि भारत में हुआ था, ठीक है। 19वां कहाँ हुआ था ये याद रखोगे, क्योंकि ये 2024 के दिसंबर में हुआ है। दिसंबर 2024 में है तो कोई भरोसा नहीं, पूछ भी लेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है रियो ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है बाली इंडोनेशिया, तीसरा है न्यू दिल्ली इंडिया और चौथा है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। देखो इसका आंसर करते चलोगे, लास्ट क्वेश्चन है, सेशन को शेयर वगैरह करते जाओगे और लाइक वाइक तो देखते ही हैं, कमेंट में जवाब जरूर देना है। देखो तुम लोग का सबसे बड़ा समस्या यही है भाई, जवाब नहीं देते हो तुम। जवाब नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा तुम कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो जवाब देना जरूरी है। आंसर है, आंसर क्या है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है जी, जोहान्सबर्ग बताओ जरा। जोहान्सबर्ग पड़ता है तुम्हारा साउथ अफ्रीका में। और ये याद रखोगे, जोहान्सबर्ग वो शहर है जहाँ पे लगभग लगभग पानी जो है ना ज़ीरो वाटर हो चुका है, मतलब पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जोहान्सबर्ग में। याद रखोगे 19वां वाला जो 2024 में हुआ है ना, 2024 वाला कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में। 2017 वाला जो था, 2017 वाला जो 17वां एडिशन था, 17th एडिशन हुआ था इधर बाली में, नहीं 17 नहीं 16th वाला, 16th हुआ था इधर, ठीक है। 16th एडिशन बाली में, जो 2000 आई थिंक 21-22 में हुआ होगा, छोड़ो उतना। 16वां यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बीच पीछे आ गया है वो। 16वां हुआ है बाली में, ये काम का है नहीं। 17वां हुआ था इटली में, ये भी काम का है नहीं। 18वां से याद रखोगे, 18वां हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। 19वां हुआ है ब्राज़ील में, रियो। और अभी 20वां कहाँ होना है, तो 20वां होगा जोहान्सबर्ग में, दिसंबर के महीने में होता है जी, याद रखोगे, ठीक है। तो 2020 ये 2025 का जो 20वां एडिशन है G20 का, वो साउथ अफ्रीका में होगा। चलो सेशन ठीक ठाक लगा होगा तो शेयर कर सकते हो, और इसी के साथ सेशन जो है तुम्हारा समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ रहेगा। आगे भी इस तरह से चैनल को सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, और भी अगर कोई समस्या होगी, कोई परेशानी है, कोई सुझाव है कि हाँ किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कम्युनिटी भी ओपन कर दिया गया है, तो आप अपने मन की बात कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल सकते हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी दूसरे को आहत नहीं करना है बातों से, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पर्यावरण का ध्यान जरूर रखेंगे और बड़े लोगों का सम्मान, छोटे को प्यार बांटते रहेंगे।